नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय जो सीरीज हमारी चल रही है वो चल रही है यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स की। और आज हम एनवायरमेंट में जो हमारी क्लास सेकंड है अर्थात लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दरअसल लेक्चर आपका कौन सा है, 16 नंबर का लेक्चर है। और आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है लेंगे और ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? जैव आवर्धन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। और वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ एक फैक्ट को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बेसिकली क्या होगा हमारा? टॉपिक होगा हमारा क्या क्या? जैव आवर्धन और वायुमंडल की संरचना। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अगर हम उठाएंगे, यानी कि अगर हम जैव आवर्धन की बात करें कि जैव आवर्धन क्या होता है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ें। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं यहां पर आप लोग को और बता दूं कि चूंकि इस कोर्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को कवर अप किया गया है, लगभग सारे टॉपिक, मतलब शायद ही कोई टॉपिक छूटे जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके। ठीक है, तो ऐसे में क्या काम करना है, अपने दिल दिमाग को प्रॉपर तरीके से खोल करके अच्छे तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि बस लेक्चर देख के निकल जाना है। अगर एग्जाम जो है सही में देना है, अगर सिंसियरिटी के साथ देना है, तो अगले पर विश्वास करके, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके आपको देखना है। और न सिर्फ आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस को समझनी है। ये नहीं कि बस प्री निकल गया तो हो गया। प्री के बाद अगर आप आरओ दोगे तो मेंस दोगे, या पीसीएस का एग्जाम दोगे तो भी आप मेंस का एग्जाम दोगे। और वहां पर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, अर्थात वहां पर आपको जो है उत्तर लिखना होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि रट करके आप पीसीएस की परीक्षा में क्या करते हो, आप नहीं लिख पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी चीजों को बेहतर ढंग से लिखोगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा? जब आप चीजों को ध्यानपूर्वक समझोगे। ठीक है, ये नहीं कि बस रट लोगे। रट करके पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम कभी भी नहीं क्रैक हो सकता। इस बात को आप लोग फोकस कर लीजिएगा। चाहे आपका टारगेट वर्ष 2024 का पीसीएस का हो, या फिर आपका 2025 का हो, या फिर नेक्स्ट ईयर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर किए आपका नहीं निकल सकता। ध्यान रखिएगा। और इसके लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लीजिएगा आप। तो अभी से प्रयास आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 कॉपी बना लीजिए, प्री की अलग बना लीजिए, प्लस मेंस की कॉपी, यूपीपीसीएस की 6 कॉपी अलग अलग बना लीजिए। कैसे कैसे नोट्स बनाएं, कैसे नहीं बनाएं, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो जो है जा करके लिस्ट में ढूंढिएगा, सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा कि मेंस के नोट्स कैसे बनाएं या फिर मेंस की तैयारी कैसे करें। ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो बिना देरी के हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जैव संचयन। ये देखिए आप लोग यहां पर, ये बायो एक्यूमुलेशन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव संचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव संचयन। ठीक, जैव संचयन पढ़ने या जैव आवर्धन हम लोग पढ़ें, उसके पहले आप लोग 1-2 चीज और समझ लीजिए। क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारे यहां पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर खेती हो रही है, तो अलग अलग रासायनिक खादों का, अलग अलग रासायनिक पेस्टिसाइड और बाकी चीजों का इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आदमी लोग हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, सब आदमी लोग रह रहे हैं। नहीं भाई, इसको आदमी को बढ़िया बनाते हैं, तो आप लोग आदमी को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक, ये सब भाई सब क्या है? ये आदमी है। ठीक, ये क्या है? आदमी है। ठीक, खा पी रहे हैं, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, टीका उका लगाए हैं, सब बढ़िया खुश हैं, बढ़िया हैं, और बाल भी खींचे हैं। ठीक, इनके पास क्या? एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, खेत है इनके पास, यहाँ पर ये पौधों को उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? खेत है इनके पास। ठीक है, बगल में कोई पॉन्ड है, तालाब है, यहाँ पे बहुत सारे पानी वानी है, पक्षी अच्छे उड़ रहे हैं, रास्ता है, बढ़िया से जा रहे हैं। अब देखो, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंपल सी बात है, खाद्यान्न की पूर्ति करेगा, जिसके लिए जो है एग्रीकल्चर लैंड में जाएगा। और पैदावार बढ़ाने के लिए क्या काम करेगा? पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अलग अलग और अन्य रसायनों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें से एक सामान्य शब्द आप सुनते होंगे बेसिकली डीडीटी। क्या सुनते होंगे? डीडीटी। ठीक है, तो डीडीटी जब आप सुनते होंगे, ठीक है,
तो इस डीडी का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, इस खेत में किया जाएगा, डीडीटी को इस खेत में डाला जाएगा। ठीक, अब जब इस खेत में डाला जाएगा तो सिंपल सी बात है, किसी ना किसी माध्यम से जो है क्या होगा, ये जो है कहां जाएगा, इस जल में भी जा सकता है या यहीं पर ये रह सकता है, इकट्ठा रह सकता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये जल में जाता है या सीधे डीडी में, डीडीटी जो है कहां पर आता है, इस पॉन्ड में आता है। ये क्या है, पॉन्ड है, यहां पर डीडीटी आ गया, इकट्ठा हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये जो पॉन्ड एरिया होगा आपका, इसमें फिश होंगी, क्या होंगी, फिश होंगी, फिश मतलब मछली होंगी, और ये क्या काम करेंगी, ये डीडीटी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ये खाएंगी। किसके माध्यम से, फाइटोप्लैंक्टन्स के माध्यम से, या किसी अन्य जीव में होगा तो उसके माध्यम से मछलियों के अंदर डीडीटी जाएगा। अब अगर फिश के अंदर डीडीटी जाएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो टॉक्सिक तो होते हैं लेकिन साथ साथ में नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये क्या कहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है। ये टॉक्सिक भी होते हैं प्लस इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, इसलिए क्या होगा कि ये मछलियों में क्या होंगे, संचित होते चले जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। ये एक प्रकार की अगर मछली है, ठीक है, तो इस मछली में क्या होगा, ये संचय होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसकी मात्रा क्या होगी, मछली में बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आप लोग यहां पर इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पर माना कि डीडीटी क्वांटिटी आ गई इसके अंदर पानी के माध्यम से, किसी के माध्यम से, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा टाइम के साथ क्या होगा, ये डीडीटी इसमें धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि डिग्रेड नहीं होता है। डिग्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें संचय होना शुरू हो जाएगा और एक समय के बाद क्या होगा, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसी को जो है ह्यूमंस अगर खाएंगे तो उनके अंदर भी डीडीटी पहुंच जाएगा। तो बायोसेंचर में क्या होता है कि दरअसल ये फूड चेन में शामिल हो जाती हैं और धीरे धीरे करके जानवरों के अंदर क्या होता है, इन प्रकार के रसायनों का क्या होने लगता है, संचयन होने लगता है, अर्थात ये वहां पर इकट्ठा होने लगती हैं। तो इसी क्या कहते हैं, संचयन को, इसी क्रम को क्या कहेंगे हम लोग, बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में जैव संचयन कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का एक जानवर में धीरे धीरे इकट्ठा होना, समय के साथ इकट्ठा होते रहना क्या कहलाएगा, जैव संचयन अर्थात बायो एक्यूमुलेशन कहलाएगा, जैसा कि आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक, ये हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, बायो एक्यूमुलेशन का, यानी कि जैव संचयन का। इतनी बात समझ में आ गई, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, और अब इस मछली को ये भाई साहब खाएंगे ना, ये तो इनके अंदर भी डीडीटी चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मछली के अंदर है तो काम हो गया। इस आजकल तो जानते ही हैं, स्वाद के लिए इंसान खाता है जो है क्या कहते हैं, नॉन वेज को। तो अगर फिश को ये खाएंगे तो ये भाई साहब जो अभी बाल लहरा के घूम रहे हैं ना, इनके अंदर भी चला जाएगा डीडीटी। अब इनके अंदर अगर डीडीटी चला जाएगा तो इनके अंदर बहुत प्रकार के रोग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डीडीटी होता है, क्या जो डीडीटी होता है वो क्या होता है, कैंसर कॉजेज होता है। तो इन भाई साहब को क्या होगा, जो सुंदर से बाल लहरा रहे हैं, इनको कैंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीडीटी की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे इनके अंदर भी जाएगी। और चूंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो धीरे धीरे इनके अंदर भी डीडीटी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साल में एक ही बार खाएंगे ये फिश, नॉनवेज खाएंगे, ये बहुत बार खाएंगे। टेस्ट तो जानते हैं इंसान का क्या ना, बदलता रहता है, आज ये खा लें, आज वो खा लें, आज ऐसा कर लें, चलो कुछ चटकारा लगाते हैं, तो ये कैंसर कॉजेज होगा। और डीडीटी का एक नुकसान और हो जाता है, हालांकि कई सारे नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको दो सामान्य इसके और जो है कार्य बताता हूं। कार्य क्या है, एक तरीके से नुकसान, कि एक तो ये कैंसर कॉजेज है, ठीक, एक बात। दूसरा, डीडीटी क्या होता है, बेसिकली जो मेल और फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या कहते हैं हार्मोन्स होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, ये कम कर देता है। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, ये कम करता है। ये इसका क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल जो पेस्टिसाइड्स या होते हैं या डीडीटी प्रकार की जो चीजें होती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा न किया जा सके। आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो रोग बढ़ रहे हैं, है ना, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कैंसर हो जा रहा है और हार्ट की बीमारी हो जा रही है, डिजीज हो जा रही है, ये सब कहीं ना कहीं इन कारणों में शामिल है। ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हालांकि इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे बाद में कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन अगर अच्छा तो हुआ, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या क्या हुआ, कभी हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने समराइज वे में मैंने आपको बताया कि किस तरह की चीजें होती हैं। ठीक, चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये बायो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है। क्या बायो मैग्निफिकेशन, अब सिंपल सी बात है कि अगर डीडीटी का छिड़काव कहीं प्लांट्स पर किया गया, किसी एग्रीकल्चर लैंड पर किया गया, कहीं कुछ किया गया, तो या तो वो खेत में रह जाएगा या खेत के माध्यम से, बरसात के माध्यम से उसका पानी कहां जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा। तो पॉन्ड्स में या तालाब में भी वो डीडीटी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी वो पॉन्ड्स में। आइए देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा।
कोई ये पॉन्ड एरिया है, ठीक, ये तालाब है, और अब इस तालाब में क्या हुआ है कि पानी भरा हुआ है, ठीक, और इसमें क्या है, डीडीटी है, डीडीटी है। और सिंपल सी बात है कि इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, कुछ पौधे होंगे, ठीक है, पौधे होंगे जिनको कुछ क्या होंगे, छोटी मछलियां खा लेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए स्मॉल फिश, ठीक है, इसको क्या खाएंगे, स्मॉल फिश खाएंगे, स्मॉल फिश, या इसको कोई नॉर्मल कोई कीट खाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस कीट को कोई स्मॉल फिश खाएगी, फिर इसको कोई और बड़ी फिश खाएगी, मतलब एक तरीके से एक लार्ज फिश खाएगी इसको, फिर इसके बाद इसको कोई जो है ह्यूमन खाएगा, आदमी खाएगा, ह्यूमन, ठीक। अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर एग्जांपल के लिए अगर इसमें 1 ppm की क्वांटिटी है, किसमें, इस प्लांट्स में 1 ppm की क्वांटिटी है, किसकी, डीडीटी की, तो अगर इसको कोई कीट खाएगा, ठीक, इसको क्या कोई कीट खाएगा, तो इस कीट में सिंपल सी बात है कि क्वांटिटी अगर एक छोटे से पौधे में 1 ppm की थी तो इस कीट में बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जैसा कि आप लोग बायोकम्युलेशन में देखे थे, बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, लेकिन चूंकि एक कीट है तो एक ही पत्ते को तो खाएगा नहीं, 2 4 6 पत्ते खाएगा, 10 पत्ते खाएगा, 2 4 6 10 पेड़ खाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होगी इसकी, डीडीटी की, बढ़ेगी, यानी कि इस कीट में माना कि 2 ppm की क्वांटिटी आ गई, कितनी आ गई, 2 ppm आ गया। अब देखो, अब इस कीट में अगर या कोई नॉर्मल चीज है, अगर इसमें 2 ppm की मात्रा आती है तो इसको फिर कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएंगी, ठीक, क्या कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएंगे। अगर इसमें 2 ppm की क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है, फिर इसमें ज्यादा ही बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे जीवन में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक मछली क्या कहते हैं कुछ थोड़ा ही भोजन करेगी, लाइफ टाइम भोजन करेगी। चूंकि डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या होगा, इसमें क्वांटिटी इसकी और बढ़ती जाएगी। तो 10 हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हो गया क्वांटिटी कितनी, 4 ppm की, कितनी हो गई, 4 ppm की। अब एक मछली है जिसमें क्वांटिटी कितनी है डीडीटी की, 4 ppm की है, इसमें डीडीटी कितनी है, 4 ppm। अब इस छोटी फिश को एक बड़ी मछली खाएगी, तो सिंपल सी बात है, लार्ज फिश अगर कोई खाएगी, यानी कि कोई बड़ी मछली है, अगर ये क्या करेगी, ये बड़ी मछली अगर इस छोटी मछली को खाएगी, तो सिंपल सी बात है क्या कि एक बड़ी मछली पूरे जीवन में केवल एक ही मछली तो खाएगी नहीं, माना कि 5 मछली खाती है, तो एक मछली में कितना है, 4 ppm है, तो 5 मछली में कितना हो जाएगा, 20 ppm हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 20 ppm हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्वांटिटी बढ़ती जाती है, हालांकि ये पॉइंट्स में होता है, डीडीटी बहुत खतरनाक होता है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी कि जहां पर 1 ppm की क्वांटिटी थी छोटे से जो है फाइटोप्लैंक्टन में, धीरे धीरे करके ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और जब इसी मछली को एक ह्यूमन खाएगा, कौन खाएगा, एक आदमी कोई खाएगा, कौन खाएगा, आदमी खाएगा, तो सिंपल सी बात है, एक आदमी पूरे जीवन काल में एक ही मछली तो खाएगा नहीं, कई सारी मछली खाएगा, और अगर एक मछली में 20 ppm की क्वांटिटी अगर है डीडीटी की, तो आप सोच सकते हैं कि इसके भीतर कितनी क्वांटिटी जाएगी। यानी कि अगर डीडीटी क्या हो गया, डीडीटी किसी भी माध्यम से अगर इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है या सीधे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में रहता है किसी भी, वहां से धीरे धीरे करके अन्य माध्यमों के, यानी कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला ही तो रहेगी, तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जब यह मनुष्य तक, यानी कि उच्च पोषण स्तर तक पहुंचता है, कहां तक, उच्च पोषण स्तर तक, तो यहां पर इस उच्च पोषण स्तर पर क्या होगा कि जो डीडीटी होगी इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। यही क्या है, यही है बायोमैग्निफिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया? कुछ लोगों ने हाँ जी आ गया, कुछ लोगों ने नहीं जी अभी तो नहीं आया, अभी तो क्या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं आया समझ में, आ जाना चाहिए। थोड़ा सा क्या करो, दिमाग लगाओ। इसको दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे से क्या हो रहा है कि चीजें हम लोग जो है ज्यादा खाद्यान्न की और जो है हमारी मंशा जो है हो रही है कि भाई ज्यादा हो, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम ज्यादा चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, आप उत्पादक जो है क्षमता बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। तो पहली बात तो आप एग्रीकल्चर लैंड की बढ़ाओगे, ठीक है, उसमें खाद वाद डालोगे, बाकी चीजें करोगे, प्लस प्लांट्स में भी ग्रो कराने के लिए भी उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कराओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है। अब डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है तो चूंकि डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है, ये जो है क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है।
नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, यानी कि ये अपघटित नहीं होता है। तो अगर ये एक छोटे से फाइटोप्लैंक्टन में, छोटे से पौधे में है, तो इसको जब कोई खाएगा तो डीडीटी क्वांटिटी इसमें से बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर इसको, इस कीट को कोई स्मॉल फिश खाएगा, इसमें कुछ बढ़ेगी क्वांटिटी डीडीटी की, फिर इस स्मॉल फिश को, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उसमें क्वांटिटी बढ़ेगी डीडीटी की, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। और जब उच्च पोषण स्तर तक, अर्थात व्यक्ति तक, मनुष्य तक जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब जाएगी, तो क्या होगा, उच्च पोषण स्तर में, अर्थात यहां पर, यानी कि इस आदमी में, इस व्यक्ति में क्या होगा, इस डीडीटी की मात्रा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। धीरे धीरे क्या है, बढ़ी तो रहा है ये, धीरे धीरे क्या क्वांटिटी मात्रा क्या हो रही है, पहले यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से फिर ह्यूमन में आया, यहां पे आया, इस तरीके से। तो यही क्या है, यही अपने आप में क्या है, बायो मैग्निफिकेशन है। और इसमें कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्या क्या नुकसान है ये भी हमने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, कैंसर कॉजेज होता है। इसके अलावा जो है क्या होता है कि ये मेल और फीमेल के सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। और बहुत अन्य इसके क्या है, नुकसान हैं। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया आपका। और उसके पहले हमने आपको बताया बायो एक्यूमुलेशन, दोनों चीजें हमने आपको बता दी। ठीक, ये देखो, इसको आप बर्ड्स के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा कोई नॉर्मल पौधा है, इसको कीट ने खाया, इस कीट को फिर बर्ड्स ने खाया, इसको इस बर्ड्स को क्या हुआ, फिर एक बड़ी बर्ड्स ने खाया। अब इसी को अगर आदमी खा ले तो क्या होगा, डीडीटी की क्वांटिटी क्या होगी, डीडीटी की क्वांटिटी यहां पर क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे 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 धीरे। अगर यहां पर 1 है तो फिर यहां पर 2 ppm, फिर यहां पर 3 ppm, फिर यहां पर 4 ppm, इसी को आदमी खा लिया तो यहां पर 5 ppm। बस ये जो बढ़ रहा है क्रम धीरे धीरे करके, ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरा पोषण स्तर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा। जब उच्च पोषण स्तर आएगा यहां पर, तो इस उच्च पोषण स्तर में डीडीटी की मात्रा क्या हो जाएगी, सबसे हानिकारक होगी। ठीक है, आज क्वेश्चन आता होगा जो गिद्धों के मरने का कारण क्या है। तो एक केमिकल देखो, क्या नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो गिद्ध मरते थे वो इसी तरीके से मरते थे, क्योंकि उनके अंदर जैसे कोई पशु मरा तो उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर गिद्ध खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा वो बाद में। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस क्या होती है आपकी। क्या ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया? अब थ्योरी में हमने क्या क्या लिखा है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखो, तो आधुनिक कृषि में रोगों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों और अन्य रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब जो भी ये कीटनाशक होते हैं, जो भी ये रसायन होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं। आपको पता है आजकल हार्ट की डिजीज हो रही हैं, आजकल कैंसर हो रहे हैं, आजकल बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की क्या हो रही, डिजीज हो रही, बीमारियां हो रही। इनका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम लोग क्या करें, टॉक्सिक जो है चीजें खा रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। किसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि हम लोग जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो है उसमें नॉर्मल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, क्योंकि वो जो है क्या होता है, टॉक्सिक नहीं होता है। ठीक है, तो और ये रसायन क्या होते हैं, हाँ सिंपल सी बात है, हार्मफुल होंगे, फिर यही जो है पौधे के माध्यम से, फिर अन्य चीजों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इन कृषि रसायनों के साथ कुछ अन्य हानिकारक रसायन भी अन्य स्रोत से हमारे पर्यावरण में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि इनका प्रकृति में निम्नीकरण नहीं होता है, यानी कि डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। या तो मतलब क्योंकि इनका प्रकृति में निम्नीकरण या तो नहीं होता है या बहुत ही क्या होगा, धीमा होगा। ठीक है, ऐसे में जब यह खाद्य श्रृंखला में, यानी कि जब फूड चेन में घुस जाते हैं तो बहुत संकट उत्पन्न करते हैं। यानी कि फूड चेन में अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने आपको समझाया। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषक स्तरों पर अपनी सांद्रता बढ़ाते आते हैं। सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल, ये है फाइटोप्लैंक्टन, 0.02 ppm की क्वांटिटी है फाइटोप्लैंक्टन में। इस फाइटोप्लैंक्टन को कोई जू प्लैंक्टन खाएगा तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर इस जू प्लैंक्टन को कोई स्मॉल फिश खाएगी, उसमें क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगी, 1.0 ppm हो जाएगी। फिर इस स्मॉल जो फिशेस होंगी उनको कोई बड़ी फिश खाएगी तो उसमें भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसमें 4.83 ppm हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका दरअसल क्या, बायो मैग्निफिकेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। ये आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश, और फिर जो है इससे आगे फिर जो क्या कहते हैं, बर्ड्स वगैरह बड़ी, यानी कि यहां पर बर्ड्स में 124 ppm हो गया। अब इसी बर्ड्स को अगर कोई ह्यूमन खा ले तो इसमें और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे वाटर बॉडी है, वाटर में क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए,
ये वाटर बॉडी है कोई आपकी, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर यहां पर प्रोड्यूसर होंगे, आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे, फिर जूम प्लैंटन खाएंगे, फिर स्मॉल फिश, फिर क्या होगा लार्ज फिश, और फिर यहां पर जो है क्या कहते हैं लास्ट में जो आपके बड़े बर्ड्स होते हैं, चील वगैरह, उसमें पहुंचेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर तरीके से क्या, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक, समझ आ गया। चलो अब देखो, अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका ये हो गया डीडीटी और क्या हो गया एल्ड्रीन हो गया, ठीक है। अब वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है जो हमने आपको यहां पर समझाया कि जब डीडीटी किसी तालाब में घुसती है और फिर यह ताल में या तालाब में उपस्थित पौधों के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। सिंपल सी बात है, अगर वाटर बॉडी में डीडीटी होगी तो पौधों की द्वारा क्या हो जाएगी, ग्रहण कर ली जाएगी, फिर उसी पौधे को कोई और खाएगा, फिर खाते खाते बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि यह उपस्थित पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फिर यह प्राणी प्लावक जो इन पौधों को खाते हैं, यानी जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनको खाते हैं, उनमें पहुंच जाती है। फिर मीनों में जो जू प्लैंक्टन का उपयोग करते हैं, फिर मछली में जो मीनों को खाता है, और अंततः पक्षियों के शरीर में जो मछली को खाते हैं, या मनुष्य में जो मछली को खाते हैं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, ठीक, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों और प्राणियों के शरीर में डीडीटी संचयन की सांद्रता अत्यधिक होती है। कहां कहां पर, पौधों में और प्राणियों में। सिंपल सी बात है, ये उच्च पोषण स्तर में आते हैं, लास्ट में आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि क्वांटिटी इनमें क्या होगी, सबसे हाई लेवल की होगी, जैसा कि हमने आपको समझाया। हानि क्या होगा कि पक्षियों में डीडीटी अंडकोश यानी कि एग सेल के कमजोर होने का एवं जनन क्षमता की हानि का कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये वाला पॉइंट हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दरअसल डीडीटी के द्वारा क्या होता है, एस्ट्रोजन और साथ ही साथ में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, उसकी क्रिया को, बनने क्रिया को क्या करता है, ये रोक लेता है, ठीक। इसके अलावा डीडीटी क्या होता है, कैंसर कारक भी होता है। तो आपके एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा प्री में कि जैव आवर्धन क्या होता है, कूट के फॉर्म में या सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कुछ ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा आपसे क्या होता है, या फिर पूछ लेगा डीडीटी के बारे में पूछ लेगा कि क्या कैसे होता है, या फिर आपके मुख्य परीक्षा में कई बार पूछा है जैव आवर्धन क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ठीक प्रकार से आप इन्हीं चीजों को समझा दीजिएगा, आपका प्रॉपर तरीके से जो है आंसर हो जाएगा। क्या कुछ समस्या इस टॉपिक में, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या यहां पर होनी चाहिए आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट है, अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के टॉपिक पे, जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर, ठीक। इसको हम लोग समझते हैं। इसके पहले एक छोटी चीज आप लोग और समझ लीजिए, और वायुमंडल क्या होता है शायद ये आपको पता होगा, तो पहले हम लोग थोड़ा सा वायुमंडल को देख लेते हैं, ठीक। तो कोई ये आपकी समझ लीजिए क्या है, पृथ्वी है, क्या है ये आपकी, क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या, इस पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण वायु का देख रहे होंगे, यही क्या है, आपका वातावरण होता है, यानी कि यही क्या आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, वायुमंडल है। और इसी जो ये क्या है, ये है आपकी पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर दरअसल क्या है, वायुमंडल, क्या है, वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में आपके विभिन्न प्रकार की क्या है, गैसेस प्रेजेंट होती है, विभिन्न प्रकार की क्या है, गैसेस हैं, और बाकी चीजें यहां पर भी प्रेजेंट है, विभिन्न प्रकार की विभिन्न गैसें हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, क्या क्या होता है, आइए हम लोग एक एक दो पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। और अगर बात पृथ्वी की हम लोग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी की कर रहे हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां से प्रश्न आपके आता है, अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो वो क्या होगा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, देखो जो सबसे बाहरी ये पृथ्वी है आपकी, क्या है, अर्थ है आपकी, क्या है ये, अर्थ है, ठीक है, ये EARTH, अर्थ है, पृथ्वी है आपकी। ठीक, अब देखो इसका जो बाहरी जो पोर्शन होगा ये बेसिकली क्या होता है, क्रस्ट में आता है, किस में आता है, क्रस्ट में आता है, किस में आता है, क्रस्ट। ठीक, सेकंड जो आपका आवरण होगा वो आएगा आपका मेंटल का, किसका, मेंटल का। ठीक,
और जो आंतरिक जो पार्ट होगा मिड का जो होगा एकदम, वो क्या होगा, कोर का होगा। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब यहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दरअसल ये जो 3 परतें होती हैं क्रस्ट को, जिसको हम लोग भूपट्टी बोलते हैं, बाहरी जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, यहां से एक प्रश्न पूछता है आपसे अक्सर कि बताइए जो क्रस्ट है आपका ये किससे मिलकर बना होता है। तो बेसिकली ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है किससे, सियाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सियाल, SIAL, सियाल। ठीक, और जो सेकंड जो पोर्शन इसका जो मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिमा। क्या बोलते हैं, सिमा, SIMA, सिमा। ठीक, SIMA, सिमा। और इसको क्या बोलते हैं, निफे। क्या बोलेंगे, निफे, निफे। अब ये क्या होता है, क्रस्ट बेसिकली सिलिका और एल्युमिनियम, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या लिख लीजिए इसको फटाफट चाहे तो आप लोग, ये हो जाएगा सिलिका प्लस क्या, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ठीक, और सिमा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका सिलिका और प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और ये निफे जो है ये हो जाएगा निकेल और Fe यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आयरन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, फेमस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की 3 संरचना, जो 3 आप जो पार्ट देख पा रहे होंगे पृथ्वी की, ऊपरी परत इसकी क्या है, क्रस्ट की है, जो कि जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम की होती है, यानी कि सियाल जिसको बोलते हैं। दूसरा मेंटल होगा जो यहां पर उपस्थित होगा, जिसको हम लोग सिमा बोलेंगे, यानी कि जिसको जो किससे बनी होती है, ये बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से। और जो तीसरी परत है जो मिड की है, उसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। कोर निफे से मिलकर बना होता है, अर्थात जो है निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है, पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए जो आपको आना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको यहां पर मैं बता रहा था कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, वातावरण होगा, पूरा वायुमंडल होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होंगी, गैसेस होंगी। कौन कौन सी गैसेस उपस्थित होंगी उनको हम लोग एक बार देखते हैं, और वहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में क्या है, पूछा गया है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो पहले एक बात देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है इसमें कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो क्या है, आवरण है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसी को कहेंगे वायुमंडल। क्या कहेंगे, उसी को वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल के कुल भार का 99% भाग केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका वायुमंडल होता है। इसके अलावा ऊपरी वायुमंडल काफी क्या होता है, विरल होता है। इनमें भारी गैसेस वायुमंडल के निचले परत में मिलती हैं, जबकि हल्की जो गैसें होती हैं ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। तो हल्की कहां पर होंगी, ऊपर होंगी, भारी गैसें क्या होंगी, नीचे होंगी। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखो, अब इस वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, घटक कौन कौन से हैं गैसेस के, दो तीन गैसेस के बारे में, 2-3 कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहला क्या है, ओजोन की प्रेजेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, O3 से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, O3, आपको पता होगा। ठीक है, और यह बेसिकली क्या होती है, जो ओजोन होती है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ओजोन की प्रेजेंस कहां पर होती है, तो यह समताप मंडल में। अभी जो हम लोग जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अर्थ की, तब हम लोग वहां पर इसको देखेंगे कहां पर ये प्रेजेंट होती है अलग से। ठीक, तो यह समताप मंडल में बेसिकली 20 से लेकर के 25 किलोमीटर के बीच में दरअसल क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा, जल वाष्प। जल वाष्प बेसिकली क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प, वाटर वेपर इसको बोलते हैं, और ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे भी ज्यादा ये हानिकारक है, लेकिन इनकी कंसेंट्रेशन इतनी नहीं होती है, इसलिए इफेक्टिव नहीं होता है। बट ये आपके CO2 से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कौन, जल वाष्प, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, और जल वाष्प से ही कई सारी चीजें और होती हैं। क्या कुछ होती हैं, आइए हम लोग यहां से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलो, जलवाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक और समान वितरण वाली क्या है, गैस है। यह जलाशय के स्रोत, ध्यान रखिएगा, जलाशय के जो स्रोत होगा उससे वाष्पोत्सर्जन से
और जंतुओं के श्वसन आदि से निर्मित होती है। कौन? ये जो आपका जल वाष्प है। ठीक, बात समझ में आ गई? प्रश्न आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि कहां कहां से इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलो दूसरा। अब अगर बात करें हम लोग कि यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी, इसकी मात्रा में कमी आएगी। क्या होगी? कमी आएगी। ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ठीक, और ये क्या हो गया आपका? बीच में क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया आपका? पोलर हो गया, यानी कि ध्रुव हो गए। तो इस विषुवत रेखा से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या कह रहा है कि जो जलवाष्प होगी, ठीक है, उसकी मात्रा में क्या हो गया? जलवाष्प की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आएगी। तो ऊपर जाओगे, जैसे से ऊपर आप जाओगे क्या हो जाएगी? इसमें कमी आएगी। और सेम यही कॉन्सेप्ट धरातल पर भी होगा। धरातल पर भी अगर आप जो है ऊपर की तरफ जैसे से बढ़ोगे क्या होगी? जलवाष्प की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। और इसके अलावा यह ग्रीन हाउस गैस है, यह भी हमने आपको बता दिया। और ये जो जलवाष्प होती है क्या काम करती है? ये शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है, यानी कि लघु तरंगदैर्घ्य जो होती है, उसके लिए क्या है? ट्रांसपेरेंट है। यानी कि जलवाष्प क्या होती है? ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए क्या है? पारदर्शी है। जबकि वही दूसरी ओर जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। क्या हो करता है? और जब लॉन्ग वेवलेंथ ऊपर नहीं जा पाती है तो फिर नीचे जो है टकरा करके इससे नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो क्या होगी? धरातल गर्म होगा, और इसी को हम लोग बाद में क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सेम ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है। CO2 भी क्या करती है? इनको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होगी? फिर से वो टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी, फिर से धरती क्या हो जाएगी? यानी कि वातावरण गर्म होगा, यानी कि धरती गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट भाई साहब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, इसको याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, चलो। इसके अलावा धूल कण, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? आपके वायुमंडल में ही प्रेजेंट हैं, और चूंकि वायुमंडल में प्रेजेंट होते हैं तो इससे कई प्रकार की क्रियाएं आपके दरअसल वातावरण में घटित होती हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इनको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो ये है क्या है? सूर्य है। सूर्योदय होना और सूर्यास्त का होना, ठीक है, इस दोनों टाइम में ये जो सूरज आप रेड कलर का देख पा रहे होंगे, किस कलर का? रेड कलर का देख पा रहे होंगे, जो रेडिश है, इसका कारण क्या होता है? यही होता है, यानी कि धूल कण ही होते हैं। और आपको पता होगा कि धूल कण के माध्यम से क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, यानी कि धूल कणों के माध्यम से ही, डस्ट पार्टिकल के माध्यम से ही सूर्य के विकिरणों का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, इसको प्रकीर्णन बोलते हैं। और इन्हीं के कारण दरअसल आकाश नीला दिखाई देता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया कि किसके कारण, और ये मैंने एक दिन करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको ये प्रश्न भी दिया था। ठीक है, तो प्रकीर्णन किससे होता है? आप तुरंत उत्तर देंगे किससे? धूल कणों से होता है। राइट, कोई समस्या यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, लेकिन इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ठीक है, धूल कण से भाई, धूल कण जो होगा उसका दो सबसे बड़ा कारण, एक प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और प्रकीर्णन होने से क्या होगा? आकाश नीला दिखाई देगा। एक दूसरा, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, इसका कारण भी कौन है? धूल कण ही है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए धूल कण क्या ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, तो हाँ, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, बट इतना नहीं होता है, नॉर्मली जस्ट। इसके अलावा ये कहां से प्राप्त होती है? तो ये बेसिकली ज्वालामुखी से, भवन निर्माण में, पत्थर तोड़ने की मशीन आज से उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, धूल कण कहां से होगा? इन्हीं सारी प्रक्रियाओं से होगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए कि धूल कण कहां से आएंगे। कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जब ज्वालामुखी आ जाएगा, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तब बहुत डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। या फिर कहीं पर आपने देखा होगा जो स्टोन्स को ब्रेक करने की जो मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, स्टोन को तोड़ती हैं, वहां से भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। और इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं, यहां से भी बहुत ज्यादा धूलकण वगैरह आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, एक कॉन्सेप्ट सेम यहां पर भी वही जो हमने आपको बताया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धूलकण की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो जैसा जलवाष्प में था, धूल कण के साथ भी यही होगा कि जब ये क्या विषुवत रेखा है आपकी, तो जब ये क्या होगा? जब ये दरअसल जलवाष्प तो हो गया, ठीक है भाई, ऊपर जाएंगे तो कमी आएगी। सेम इसी तरीके से जो धूल कण होंगे, धूल कण भी जब आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो धूल कणों में क्या होगी? कमी आएगी। तो धूल कण, ठीक है,
ये ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इसमें कमी आएगी। और सेम जल वाष्प के साथ भी वही होगा कि जब आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, इसमें कमी आएगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम चलेंगे, यानी कि जल वाष्प के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है और धूल कण के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगी, कमी आएगी। धरातल पर भी यही होगा, धरातल पर भी अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगी, कमी आएगी उसमें। ठीक, समझ आ गई पॉइंट। चलो, प्रश्न पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चलो, तो वही पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन धूल कणों से होता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। हमने आपको क्या किया, अभी जस्ट इसको बताया ही था आपको, वही पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना इसी के कारण होता है। यह फैक्ट भी हमने आपको बता दिया। और ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। इसके अलावा धूम्र कोहरा जो होता है, ठीक है, धूम्र कोहरे का निर्माण भी दरअसल इन्हीं डस्ट पार्टिकल से होता है। ठीक है, यानी कि यह कोहरे के निर्माण में सहायक होती हैं। जब कोहरे के साथ धुआं मिल जाता है, किसके साथ, कोहरा, ठीक है, कोहरा प्लस क्या, धूल कण, ठीक है, और कोहरा बेसिकली धुआं वगैरह होता है। ठीक है, तो धुआं जब जुड़ जाता है तो क्या होगा, इससे धूम्र कोहरा का निर्माण होगा, यानी कि यह कोहरे के निर्माण में सहायक है, सॉरी कोहरे के निर्माण में सहायक है। इसको हटा दो। यह कोहरे के निर्माण में सहायक है। जब कोहरे के साथ धुआं जुड़ता है तो इससे क्या होता है, धूम्र कोहरा भी इसको बोलते हैं। आप लोग अक्सर अगर गांव में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा घना घना सा दिखेगा, एकदम से कुछ दिखेगा ना, बादल नहीं दिखेगा, दूर से ही गांव अक्सर नहीं दिखेगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर बेसिकली क्या होता है, जो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी वजह से क्या होगा, फिर बाद में जो है कोहरा का निर्माण होता है और बाद में फिर उसी से क्या होगा, धूम्र कोहरा जिसको हम लोग बोलते हैं। धुआं के साथ जब वो मिल जाता है तो उसे धूम्र कोहरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपके यहां पर और है, वो है क्या, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। और CO2 जैसा कि आप लोग को पता होगा ये क्या है, ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, ये पॉइंट जो लिखा है ना ये वाला, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धूम्र कोहरा किसे कहते हैं, धूम्र कोहरा किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्री में कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि दरअसल कोहरे के निर्माण में कौन सहायक होता है। सिंपल सी बात है, कोहरा के निर्माण में कौन सहायक होगा, आपके डस्ट पार्टिकल्स अर्थात धूल कण सहायक होंगे। अगर कोहरा बढ़ता है तो सिंपल सी बात क्या होती है कि डस्ट पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, ज्यादा हैं। ठीक, और इसके साथ जब ये जो कोहरा बनेगा, इसी कोहरे के साथ जब धुआं जुड़ जाएगा, यानी कि कोहरा प्लस धुआं, क्या, कोहरा प्लस धुआं, कोहरा प्लस धुआं, स्मोक, धुआं, ये जब जुड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, धूम्र, क्या बोलेंगे, धूम्र कोहरा बोलेंगे इसे, धूम्र कोहरा बोलेंगे इसे। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी 1, 2 एंड 3 ये तीन के तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, आप लोग को इसको पता ही होगा और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अगर ऑप्शन में आपके जलवाष्प आएगा तो जलवाष्प लगाइएगा। ठीक है, क्या देखिए ना। चलो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो आपके लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो लेयर्स एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी होती हैं बेसिकली, ये समझना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और यहां से दरअसल कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान करके इसको समझने का आप लोग क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी लेयर होती हैं, 5 लेयर होती हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अलग अलग किताबों में ये जो मंडल लिखे गए हैं अलग अलग, अर्थात ये जो लेयर्स लिखे गए हैं अलग अलग, ये अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग। तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत देना, जो लिखा है समझ जाना बस। किसी और किताब में कुछ और लिखा होगा तो भी समझ जाना। ठीक है, जैसे लंबाई वाले मामले में भी कहीं कहीं पर ये दरअसल 18, अब यहाँ पर 20 लिखा है तो कहीं 18 होगा, मैं आपको 18 पढ़ाऊंगा, कहीं पर 50 है, फिर कहीं पर ये 80 है, कहीं पर ये 400 450 है।
ठीक है, ये एग्जैक्ट कहीं पर किसी किताब में कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है, एवरेज आपको लेके चलना है बस। ये नहीं कि आप कहो सर जी यहाँ पे तो 690 लिखा है, आप तो 400 पढ़ाए हो, गलत पढ़ाए हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग किताबों में एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर कुछ और मिलेगा आपको, किसी एनवायरमेंट की बुक में अगर जाएंगे एमएससी वाले में तो वहां पर कुछ अलग लिखा हुआ है, अगर आप किसी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बुक में देखेंगे तो वहां पर अलग लिखा है। लेकिन हम इसको एवरेज जो है मान के चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अभी डेटा किसी के पास इसका नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल जो होता है यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, बेसिकली इसके 5 टाइप हैं, यानी कि 5 प्रकार हैं। पहला क्या है, क्षोभ मंडल है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरा समताप मंडल है जिसको स्ट्राटोस्फेयर बोलते हैं। तीसरा मध्य मंडल है जिसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। चौथा आयन मंडल है जिसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। और पांचवा और सबसे आखिरी वायुमंडल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, एक इमेज में बनाता हूं और उसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इसमें होता है। और बेसिकली ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए से सुनिएगा, ठीक है। चलो देखो, अब आज इस अगर आप लोग इमेज को समझ गए, यकीन मानिएगा कि आप जो है आराम से चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन बस ध्यान से समझोगे तब, ऐसे नहीं समझोगे। देखते जाना बस। देखो ये क्या है, ये हम बना रहे हैं दरअसल जो आपकी विभिन्न प्रकार की क्या होते हैं, मंडल होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, और जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, कई बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ इसमें चीजें मेंशन की गई हैं। पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, फिर थ्योरी क्या क्या लिखी हुई है अंदर हम लोग उसको देखने का दरअसल प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते जाना जरा। देखो सबसे निचली जो आपकी परत होती है, क्या सबसे जो निचली परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्षोभ मंडल, ठीक। ये क्या है, ये है हमारी क्षोभ मंडल, ठीक। अब देख लो आकर के, पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि वायुमंडल का निम्नतम स्तर होने के कारण यह पृथ्वी के निकट स्थित है और ध्रुवों के समीप यह लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा के समीप करीब करीब क्या है 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या लिख रहा है कि ध्रुवों के समीप या लगभग लगभग 8 किलोमीटर, ठीक है, ध्रुवों के समीप। तो आ जाओ, ध्रुवों के समीप क्या होगा, 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। और विषुवत रेखा के पास क्या होगा, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होगा, ये पाया जाएगा। और ये जो क्षोभ मंडल है आपका, इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। अर्थात इसी क्षोभ मंडल में क्या होगा, इसी क्षोभ मंडल में आपके क्या होंगे, वर्षा आए होगी, ठीक। इसी क्षोभ मंडल में आपकी क्या होगी, तूफान आएगा, ठीक है। इसी क्षोभ मंडल में दरअसल अन्य जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो क्या होंगी, सभी अन्य प्राकृतिक या मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो घटित होंगी, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी, ठीक है, या मौसमी घटनाएं, ठीक है। जो कुछ भी होगा आपका यही होगा, इसी में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक फैक्ट इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दरअसल इसमें ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, अर्थात कम होता है। और 165 जो है मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी, कमी आएगी,
ठीक है, क्या होगा 165 मीटर के ऊपर जब आप जाओगे तो वहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कमी आएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य तापदर ह्रास बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पर बढ़ोगे 165 पर, तो क्या होगा, यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आएगी, कमी आएगी। और इसी को हम लोग सामान्य तापदर ह्रास बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसी को, सामान्य ताप ह्रास दर या ह्रास दर, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, सामान्य तापदर ह्रास बोलेंगे। कई बार आपसे पूछ लेता है कि सामान्य तापदर ह्रास क्या होता है, तो आप तुरंत बताइएगा कि दरअसल जब 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते तो वहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है, टेम्परेचर में कमी आती है। आप चाहें तो यहां पर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ध्रुवों के समीप यह लगभग क्या होता है 8 किलोमीटर, और इसके अलावा विषुवत रेखा के पास क्या होगा, लगभग ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका 8 किलोमीटर ध्रुवों के पास, ये क्या है, ध्रुव हो गया आपके ध्रुव के पास, और ये क्या हो जाएगा आपके पास विषुवत रेखा के पास, यहां पर क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या फैक्ट है यहां पर, आइए देखते हैं हम लोग। मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी कारण इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। और यह फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दरअसल संवहन मंडल किसको कहते हैं, तो आप तुरंत उत्तर दीजिएगा कि क्षोभ मंडल को ही क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। और इसी में मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको, इस फैक्ट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस परत में तापमान क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा, कम होगा, अर्थात माइनस में जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताया कि 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर यह लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और इसे ही सामान्य कटौती दर या जो है सामान्य तापदर ह्रास भी कहते हैं। यही यानी कि जब आप क्या होगे 165 मीटर की दूरी तय करोगे, ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर 1 डिग्री क्या करेगा, माइनस कर जाएगा, ठीक है। इसे ही सामान्य तापदर ह्रास कहते हैं, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। गर्मी में इस मंडल की क्या होती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। देखो, जब गर्मी होगी क्या होगा, गर्मी होगी, तो गर्मी में इस जो मंडल की क्या होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ठंडक में ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, जो पौने होंगी गर्म होंगी, और जब पौने गर्म होती हैं तो क्या होंगी, पौनों के गर्म होने पर क्या होगा, बताओ फटाफट। जब पौने गर्म होती हैं तो सिंपल सी बात है, वो क्या होंगी, पौने फिर क्या होंगी, हल्की होंगी। और जब पौने हल्की होंगी तो क्या होंगी, सिंपल सी बात है, ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो जो इसका एरिया है क्षोभमंडल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गर्मियों में इसका आकार बढ़ जाता है, जबकि वहीं दूसरी ओर ठंडक में क्या होगी, जब पौने ठंडी होंगी, क्या होंगी, पौने जब ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो क्या होंगी, भारी होंगी, क्या होंगी, भारी होंगी। पौने जब ठंडी होंगी तो क्या होंगी, भारी होंगी, और जब ये भारी होंगी क्या होंगी, भारी होंगी, तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ आएंगी। दैट मीन्स कि जो इसका आकार है क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्षोभमंडल, गर्मियों में क्षोभमंडल का आकार बढ़ जाता है, तो वहीं ठीक विपरीत ठंडियों में इसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, हमने आपको बता दिया, क्योंकि पौने गर्मी में गर्म होंगी तो हल्की होंगी तो ऊपर उठेंगी, ठंडी में भारी होंगी तो नीचे आएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत यहां पर, चलो ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब समताप मंडल पढ़ेंगे हम लोग। तो बाकी क्षोभ मंडल को तो हमने समझ लिया यहां पर कि क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं। और अब सेकंड जो आपके क्लियर होती है वो आएगी आपकी कौन सी, वो आएगी आपकी समताप मंडल की। क्या, समताप मंडल की, समताप मंडल। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका O3 प्रेजेंट होगा। O3 यानी कि ओजोन, और यहीं पर बेसिकली क्या होंगे, जो आपके वायुयान होते हैं, क्या जो वायुयान होते हैं वो यहीं पर उड़ाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न, एक कौन सा, एक तो ये कि O3 की प्रेजेंट कहां पर होती है, तुरंत उत्तर दीजिएगा समताप मंडल, अर्थात जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और इसी मंडल में दरअसल आप वायुयान उड़ा सकते हैं। क्षोभ मंडल में भी नॉर्मल आप छोटे मोटे वायुयान उड़ा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो बड़े वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोनों प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक होता है ये, तो क्षोभ मंडल की सीमा से, यानी कि 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के एरिया में क्या होगा कि ये दरअसल जो है आपका पाया जाएगा।
और यहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर फिर से बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर घट रहा था, जबकि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ एक बार फिर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर लिख लीजिए टेम्परेचर क्या, प्लस, टेम्परेचर प्लस में होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें दो फैक्ट यही आपके हैं जो आपके लिए क्या है, जानना जरूरी थे। तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं थोड़ा सा कि क्षोभ सीमा से, यानी कि 18 किलोमीटर की सीमा से 50 किलोमीटर, अब 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 18 एवरेज माना जाता है। तो क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, समताप मंडल बोलेंगे, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इतने को हम लोग बोलेंगे क्या, समताप मंडल। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसी मंडल में ओजोन पाई जाती है, हमने आपको बता ही दिया। ठीक, और वायुयान भी इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। और ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो तीन के तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, तुरंत इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आए? सब लोग कहेंगे हाँ जी आ गए, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी अभी भी नहीं आया। तो नहीं अगर आया होगा तो एक बार जाओ, उठो, पानी से आंख धो लो, फिर आ जाओ। ठीक है, चलो 3 पॉइंट आप क्लियर हो गए। अब आ जाओ आगे। अब आ गया आप क्या मध्यमंडल। तो मध्यमंडल क्या होगा भाई साहब, मध्यमंडल जो होगा आपका, वो होगा आपका जो समताप मंडल की सीमा है 50 किलोमीटर की लास्ट वाली, यहां से लेकर के और कहां तक, 80 किलोमीटर तक का जो आपका एरिया होगा, ये वाला एरिया कितना, ये एरिया, ठीक है, ये यहां से यहां तक पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, मध्यमंडल। क्या, मध्यमंडल। और इसी को हम लोग मीजोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मीजोस्फीयर बोलेंगे। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो जान लो कि समताप मंडल से लेकर के, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी से लेकर के और 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मध्यमंडल बोलेंगे। और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होगा, फिर से घटेगा। देखो यहां पर क्या होगा, माइनस, यहां पर देख रहे माइनस बना हुआ है, यानी कि यहां पर टेम्परेचर एक बार फिर से क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर फिर से एक बार कम होगा। और ये टेम्परेचर वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ समताप मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। और याद होने का ट्रिक क्या है, नीचे से याद रखो कि पहले टेम्परेचर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सामान्य तापदर ह्रास यहीं पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो पहले मंडल में याद रखो कि पहले मंडल क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले मंडल में माइनस होगा यानी कि टेम्परेचर घटेगा, दूसरे में प्लस लिख दो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तीसरे में फिर से माइनस लिख दो यानी कि टेम्परेचर घटेगा, चौथे में फिर से प्लस कर दो यानी कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो माइनस प्लस हो गया, बस अपोजिट करना है आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपको। सबसे निचले स्तर में क्या होगा, क्षोभमंडल होगा। क्षोभमंडल में सभी मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। फिर समताप मंडल आ जाएगा, ऊंचाई याद रखिएगा 18 से 50 है इसकी। यहां पर 2 घटनाएं घटित होती हैं बड़ी बड़ी, कौन सी, O3 पाई जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो है वायुयान उड़ाए जाएंगे। फिर तीसरा लेयर जो होगा मध्यमंडल का होगा। मध्यमंडल में ऊंचाई एक बार क्या होगी, फिर से घटेगी, बस और तो कुछ नहीं करना है इसमें। और अब इसके बाद क्या आ जाएगा भाई साहब, इसके बाद आपका आ जाएगा आयन मंडल। क्या बोलेंगे इसको, आयन मंडल। इसको क्या बोलेंगे, आयन मंडल। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आयंस, यानी कि यहां पर आयंस मौजूद होते हैं। और आयंस के मौजूद होने के कारण ही क्या होता है, जो आपके बेतार संचार व्यवस्थाएं जो होती हैं वो यहीं से संचालित होती हैं। जो आप टीवी रेडियो जो आप देखते सुनते हो वो दरअसल इन्हीं से होगा। यानी कि जो भी आयंस होंगे वो क्या काम करेंगे, जो भी रेडियो जो आपके वो होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं, उन्हीं को क्या करेगा, ये यहां पर ऐसे करके, इसको आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इस तरीके से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, सीधे क्षोभमंडल में चीजें आपके सामने दिखने लगेंगी। ठीक, तो आइए हम लोग आयन मंडल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं कि क्या कुछ मेंशन है। मध्यमंडल हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे, आयन मंडल। मध्यमंडल से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी, सिंपल सी बात है भाई, मध्यमंडल यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, और इस मध्यमंडल से लेकर लगभग 400 या 450 जो भी कर दें आप, 400 भी कर सकते हैं, 400 प्लस 450, कहीं कहीं पर ये 600 650 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, तो 80 से लेकर लगभग
400 450 आप अप्रॉक्स एक एवरेज मान के चलिए 400 450 किलोमीटर की तक क्या होगा जो है आपका ये होगा क्या आयन मंडल। तो मध्य मंडल से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच यह स्थित होता है और यह क्या होता है विद्युत आवेशित सतह है। सिंपल सी बात, आयंस होते हैं जिसमें आयन क्या करता है रेडियो तरंगों को, यानी जो रेडियो तरंग होती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, इन रेडियो वेव्स को क्या करता है, इन रेडियो वेव्स को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है। इस कहां पर, ये ट्रोपोस्फीयर से, कहां से ट्रोपोस्फीयर से, ये ट्रोपोस्फीयर है और यहां से क्या करेगा ये रेडियो तरंगों को क्या करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा। कहां के लिए, यहां के लिए। फिर इससे आपकी जो भी संचार चीजें होती संचार वाली चलती हैं। ठीक है, तो यह एक विद्युत आवेशित सतह है जिसमें आयन रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ क्या करते हैं परावर्तित कर देते हैं, अर्थात रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे बेतार दूर संचार व्यवस्थाएं क्या हो पाती हैं, संभव हो पाती हैं। यानी कि रेडियो टेलीविजन जो भी आप देख पाते होंगे वो सब कुछ चलता है आपका फोन पे जो आप बात करते हो सब कुछ। इसके अलावा सूर्य के विकिरणों के कारण इस मंडल में तापमान क्या होता है पुनः ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर प्लस का चिन्ह देख रहे होंगे, तो प्लस है यानी कि यहां पर टेंपरेचर एक बार क्या होगा फिर से बढ़ेगा। और इसके बाद जो आपकी लेयर आएगी ये आएगी किसकी, वायुमंडल की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वायुमंडल। ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे एक्सोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, कोई समस्या है यहां पे। और एक्सोस्फीयर में आइए देख लेते हैं 2-3 पॉइंट फटाफट। तो इस मंडल में सबसे हल्की जो गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि भाई हल्की क्यों होंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है हल्की होंगी तो ही ऊपर रहेंगी, भारी होती तो नीचे आती। तो अगर ऊपर का मंडल है इसका बाद इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई ऊपर हल्की ही गैसें रहेंगी, भारी होंगी तो नीचे आ जाएंगे, ट्रोपोस्फीयर में आ जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा यह सतह जो क्या है विरल है, बहुत ज्यादा विरल है और धीरे धीरे आकाश यहां पर क्या होता है विलीन होने लगता है, अर्थात धीरे धीरे आकाश क्या होता है यहां पर विलीन होता है। ये हमने पढ़ा दरअसल क्या, जो भी आपकी लेयर्स अलग अलग मंडल होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के वो हमने पढ़ा। तो आइए हम लोग फटाफट एक बार क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं भाई साहब। और रिवीजन करने में हम क्या बोलेंगे, फटाफट जरा ध्यान से जो है कंसंट्रेट होकर के मेरी बातों को सुनो। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नीचे हमने पढ़ा कि सबसे पहले नीचे जो हमारी परत होती है क्या होती है, क्षोभ मंडल की होती है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं यहां से कि सबसे निचली परत हमारी क्या होती है, क्षोभ मंडल की होती है। इसी क्षोभ मंडल में जो है जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो घटित होती हैं यहां पर। इसकी सीमा क्या होती है 8 किलोमीटर ध्रुवों से लेकर के, ध्रुव पर 8 किलोमीटर से लेकर के विषुवत रेखा यानी कि 18 किलोमीटर तक होती हैं। और यहां पर क्या होता है ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है तापमान जो होता है कमी आएगी और 165 डिग्री की ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आएगी। इसी को क्या बोलेंगे सामान्य ताप दर ह्रास बोलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मंडल होता है वो समताप मंडल होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि जो आपका क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर के अर्थात 18 किलोमीटर की सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर तक की क्षेत्र को क्या बोलेंगे समताप मंडल करेंगे, समताप मंडल बोलेंगे। समताप मंडल में 2 घटना घटित हो गई, एक हमारी इसमें O3 अर्थात ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और दूसरा क्या होगा हमारे यहाँ पर जो है वायुयान भी यहाँ पर उड़ाए जाएंगे। इसके अलावा एक बार फिर से यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घट रहा था तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। जबकि जो तीसरी इसकी लेयर होती है वो कौन सी होती है मध्यमंडल की होती है। मध्यमंडल यानी कि 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अर्थात सप्ताप मंडल की सीमा से लेकर के 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मध्यमंडल बोलेंगे, जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होगा एक बार दोबारा से घटेगा। जबकि इसके अलावा जो आयन मंडल होगा वो मध्यमंडल की सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की सीमा से लेकर के लगभग 400-450 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा आयन मंडल का होगा। यहां पर आयंस होते हैं और जो क्या काम करते हैं ये रेडियो वेव्स को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे बेतार संचार जो चीजें होती हैं वो चलती हैं। और सबसे ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या होता है वाह्य मंडल का होता है और आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। और बाद में वायुमंडल होता है जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं और धीरे धीरे यहां पर आकाश क्या होता है विलीन होना शुरू हो जाता है। यही है जो है आपको पढ़ना है। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये वाला, यानी कि पृथ्वी बेसिकली 3 भागों में बटी होती है, 3 इसके पार्ट्स होते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है बेसिकली
सियाल जिसको बोलते हैं, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। मेंटल आपका बीच का पोर्शन, मतलब इसका पोर्शन होता है, क्रस्ट के बाद का होता है, यानी कि ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है इसमें। फिर जो आपका एकदम मिड का पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। कोर मिला होता है आपका निफे इसको बोलते हैं, अर्थात निकेल और आयरन। तो ये 3 फैक्ट यहां पर आपके और दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमने आपको कुछ एक पॉइंट्स और बताया, ठीक है। वो क्या बताया हमने, वो हमने आपको बताया धूल कणों के बारे में, अर्थात धूल कणों के माध्यम से ही क्या होता है, धूल कणों के माध्यम से ही जो आपका आकाश नीला दिखाई देता है वो दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और धूल कणों के माध्यम से ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसके अलावा जलवाष्प क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, यह भी पता होगा आपको, ठीक है। जलवाष्प भी हमने आपको बताया। और जलवाष्प कहां कहां से प्राप्त होती है वो भी हमने आपको बताया कि जलवाष्प तालाबों से, श्वसन के माध्यम से और बाकी अन्य चीजों से प्राप्त होती है। धूलकण कहां से प्राप्त होगा, धूलकण कहां से आता है, जब पत्थर तोड़ने की मशीन होगी, या फिर क्या कहते हैं भूकंप वगैरह आएगा, ज्वालामुखी होगा, या फिर कोई अन्य कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो वहां से धूलकण आएंगे। तो ये कुछ एक फैक्ट जो है हमने यहां पर आपको बताया, जैसा कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ठीक। ये सारी की सारी लेयर्स, अच्छा ये सीरियल से क्षोभ मंडल, आयन समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ये एग्जैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस आप एकदम इसको जो है क्या करें, भूल जाएं, ठीक है। यहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी परत किसके बाद आती है, ठीक। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जो है ये सारी बातें हमने यहां पर जो है पढ़ी धूलकणों के बारे में, ठीक है। विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमने यहां पर सब कुछ पढ़ लिया डिटेल्स में, ठीक है। धूलकण के बारे में पढ़ लिया, ये देखो। और ओजोन के बारे में पढ़ लिया, ओजोन की प्रेजेंट कहां होती है, जलवाष्प के बारे में पढ़ लिया, ठीक। ये सारे पॉइंट्स हमने यहां पर देख लिए हैं। और बाकी हमने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन को भी देख लिया। और इसके अलावा पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये वाला बायोक्यूमुलेशन, इसको भी हमने देख लिया। तो ये दोनों चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा छोटा सा आज का लेक्चर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दो हमने जो आपको टॉपिक बताए, जैव आवर्धन और जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका एटमॉस्फेयर है, इन दोनों ही टॉपिक से आपके प्री और प्लस मेंस परीक्षा में दोनों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से रेडी कर लीजिएगा। एक प्रश्न इस टॉपिक से आज के लेक्चर से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हो सकता है बाय फॉल्ट ना आए प्रश्न यहां से, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज के ही लेक्चर से एक प्रश्न डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी आप पीसीएस का एग्जाम दोगे, आरओ का एग्जाम दोगे, देख लेना, नहीं पीसीएस में आएगा तो आरओ में आएगा, आरओ में नहीं आएगा तो पीसीएस में आएगा, और हो सकता है कि दोनों में आ जाए, और मुख्य परीक्षा में भी संभावना है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा से एक बार लेक्चर फिर से देख लीजिएगा, सब चीजें समझ में आपके आ जाएंगे, ठीक है। चले फिर ओके, फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, मेंस में कोई समस्या आपकी आती है या कुछ और समस्या आपको आती है, आंसर कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें, मेंस कहां से पढ़ें, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, कुछ भी समस्या होती है कमेंट में जाकर के कमेंट करिएगा, निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। कमेंट लिखते समय ये बिल्कुल मत सोचा करो कि अगर मैं कुछ कमेंट करूंगा या करूंगी तो सामने वाला कुछ पढ़ेगा तो मेरे कमेंट को क्या कहेगा। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न उठता है तो तुरंत पूछना, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि अगर एक विद्यार्थी के भीतर अगर जिज्ञासा नहीं है, अगर प्रश्न पूछने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो वह विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। झिझक को छोड़ दो, झिझक नहीं छोड़ोगे, शर्म नहीं छोड़ोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। हमेशा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनो, पूछो, दिल खोल के पूछो, खूब पूछो टीचर से। नहीं करोगे ऐसा तो फिर आप कूप मंडूक बन के रह जाओगे, कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप वर्ष 2024 के पीसीएस को क्रैक करके जो है प्रॉपर तरीके से टॉप मोस्ट जो पोस्ट पीसीएस की होती है, एसडीएम की होती है, उसको आप प्राप्त करें, या जो आपकी अदर पोस्टें होंगी मनपसंदीदा उसको आप हासिल करें, या अगर आपका फोकस आरओ एआरओ पर होगा तो आप आरओ को अचीव करें। ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आपके साथ हूं, कहीं कोई समस्या होती है आप निश्चिंत होकर के मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।